नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन, आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी भौतिकी का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। भौतिकी का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन देख रहे थे। प्रकाश का परावर्तन समतल सतह से, ये हम लोग देख रहे थे। इसका एक वीडियो पहले आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है। आज हम इसको पूरा ख़त्म कर देंगे और आने वाले वीडियोस में हम गोली सतह से प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। और इसका एक अलग से शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा एक जगह में समाहित मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें, जिससे आप एक भी लेक्चर मिस ना करें और लगातार हमारे चैनल के साथ बने रह के अपना एग्ज़ाम क्लियर करें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, ये आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहली चीज़ है, पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। या फिर मैं ये कहूँ कि आप किसी दर्पण के सामने खड़े हुए हैं तो आपको अपनी पूरी प्रतिबिंब देखना है, आपको अपना पूरा बॉडी देखना है। अगर दर्पण में, तो दर्पण को किस हाइट पे रखना है, इस चीज़ के लिए ये पूरा डेरिवेशन है एक। लेकिन हमको डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में तो हम लोग उसी बेस पे तैयारी करेंगे। और इसका मैं डायरेक्ट एक स्टेटमेंट आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो इसका स्टेटमेंट है, क्या होता है कि दर्पण को आँख के स्तर से आधी ऊंचाई पर रखने की आवश्यकता होती है। अर्थात आँख की ऊंचाई को छोड़िए, आप ये बस ये याद रखिए कि आपके सामने कोई दर्पण रखा हुआ है, समतल दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। आपको अपनी ऊंचाई से आधी ऊंचाई पे अगर आप रखते हैं, अपनी ऊंचाई से कितनी ऊंचाई पर, आधी ऊंचाई पर भी अगर आप अपने दर्पण को रखते हैं एक निश्चित दूरी पर, तो आपको अपना प्रतिबिंब उसमें पूरा पूरा दिखाई देगा, आपको अपनी बॉडी पूरी दिखाई देगी। और ये क्वेश्चन दोस्तों अभी पिछले एक एग्ज़ाम में, व्यापम के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कितनी ऊंचाई पर दर्पण को रखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या था, आधा। इसमें आप लोगों को एक ऑप्शन था 1 सेंटीमीटर, इसमें था 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस टाइप के ऑप्शन दिए हुए थे। तो आपको याद रखना है कि इसका क्या होता है, आधा। अब इसका क्वेश्चन जो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है वो कैसे बन सकता है, वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की लंबाई 160 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, व्यक्ति की लंबाई दिया 160 सेंटीमीटर, अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। तो हमको पता है कि आधी लंबाई का दर्पण की आवश्यकता होती है, या फिर दर्पण की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। आधी होनी चाहिए तो 160 सेंटीमीटर व्यक्ति की ऊंचाई है, अगर उसको हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, अर्थात उसका आधा कर देते हैं, तो कितना हो जाता है, 80 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया, कितना होगा, 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हमको दर्पण को रखना पड़ेगा। ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने मिलेंगे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो। आगे देखते हैं बहुप्रतिबिंब। अब इसमें क्या देखना है, बहुप्रतिबिंब। बहुप्रतिबिंब का मतलब होता है कि बहुत सारे प्रतिबिंब। इसके लिए भी मैं आप लोगों को डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो चीज़ क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले बहुप्रतिबिंब में इसका तात्पर्य होता है कि बहुत सारे प्रतिबिंब, अर्थात एक वस्तु के बहुत सारे प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वो कैसे मिलेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि एक दर्पण रखता हूँ मैं, ये दूसरा दर्पण इससे सटा के मैं ये रख दिया, अर्थात इसके बीच कितना का एंगल बना रहा हूँ मैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। और इन दोनों के बीच में, इन दर्पण के बीच में क्या करता हूँ मैं, एक मोमबत्ती रख देता हूँ या फिर कोई वस्तु रख देता हूँ। तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, हमको डेरिवेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि हमको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या होती है, टोटल कितने डिग्री का कोण होता है हमारा, 360 डिग्री का कोण होता है। जितना भी कोण उन लोग बना रहे हैं, सपोज थीटा कोण बना रहे हैं -1, -1 को अभी आप छोड़ दीजिए, 360 डिवाइड बाई थीटा, 360 डिवाइड बाई थीटा, ये आप लोगों के लिए होगा। अब इसमें आप लोगों को बनाना कैसे है, करना कैसे है, ये सब चीज़ों पे हम लोग चलो डिस्कशन करते हैं।
सबसे पहले क्या है, ये आप लोगों के लिए फॉर्मूला है, प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस वन को अभी आप भूल जाइए, ठीक है। आप आने पर सिर्फ फार्मूला है 360 डिवाइड बाई थीटा, क्योंकि अगर आप -1 को याद रखेंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप एग्ज़ाम में गलती कर बैठे, इसीलिए मैं -1 को अभी हटवा रहा हूँ। और -1 कब लगाना है, कैसे लगाना है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो चलिए आप इसको देखते हैं कि सपोज़ मैं जैसे आप लोगों को बनाया, दो शीशे रखे हैं, दोनों दर्पण के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो वस्तु का, उन दोनों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है 360 डिवाइड बाई थीटा। 360 डिवाइड बाई थीटा मतलब 360 बटे थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, अर्थात आपका आंसर आता है यहाँ पर 4। आंसर कितना आया, 4। अब ये देखना है कि जो आंसर आ रहा है वो सम संख्या है कि विषम संख्या। क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या। तो 4 जो होता है वो हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है, और 1 3 5 ये सब क्या होते हैं, विषम संख्या होते हैं, ठीक है। अगर सम संख्या होते हैं तो आपको प्रतिबिंबों की संख्या में -1 करना है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, अगर सम संख्या होते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या में क्या करना है, -1 करके चलना है। यदि दोनों दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा अपना, 4 - 1 बराबर कितने प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेंगे, 3 देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर दोनों की संख्या समान हो, अगर क्या बोलते हैं, सॉरी, दोनों की संख्या बोलने का मतलब है कि अगर जो प्रतिबिंबों की संख्या आपकी विषम आ रही है तो आपको -1 करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सम संख्या आती है तो -1 करना है, विषम संख्या आती है तो आपको -1 नहीं करना है। सपोज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि अगर दो दर्पण रखे हैं, दोनों दर्पण के बीच अगर 120 डिग्री का कोण बन रहा है, 120 डिग्री का कोण बन रहा है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। अगर 120 डिग्री का कोण बन रहा है तो 360 बटे 120, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 तिया 36, अर्थात 3 प्रतिबिंब इससे भी देखने को मिलेंगे। और ये विषम संख्या है 3, इसीलिए इसमें हम लोग -1 नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। -1 कब करेंगे, अब समझ आया आप लोगों को। -1 तब करेंगे जब जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो क्या होगी, सम। अगर विषम संख्या आती है तो हमको -1 करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, प्रकाश का समतल सतह पर अपवर्तन। प्रकाश का समतल सतह पर अपवर्तन, ठीक है। अब आप लोगों को अपवर्तन का मतलब सबसे पहले समझना होगा। कल मैंने आप लोगों को परावर्तन समझाया था, आपतित किरण समझाया था, आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा अपवर्तन, ठीक है। अब देखते हैं, सपोज़ ये कोई मेरे पास दर्पण है, ठीक, इसमें कोई किरण जब आती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और जब इस दर्पण की सतह से लौट जाती है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जो ये पृष्ठ होता है या ये सतह होती है उसको बोलते हैं परावर्तित सतह या फिर परावर्तित पृष्ठ, ठीक है। लेकिन जब कोई दर्पण जिसमें पॉलिश नहीं है, ये कोई मान लो मेरे पास बीकर है या दर्पण है, ठीक है, इसमें यहाँ से कोई किरण आपतित हो रही है और ये यहाँ से बाहर निकल जाती है, ये यहाँ से क्या हो रही है, बाहर निकल जा रही है, आर पार हो जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब समझ आ गया। अगर लौट जाती है तो उसको परावर्तन बोलते हैं, और अगर निकल जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग अपवर्तन। अब अपवर्तन के उदाहरण में क्या क्या आता है कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब मैं इसी को चलो बुक के उदाहरण देता हूँ, पानी से भरे किसी बर्तन की तली उठी हुई दिखाई देती है। जब हम लोग देखते हैं कि जब बाल्टी में देखते हैं, जैसे बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ है, तो हम लोग को क्या देखते हैं कि गहराई तो इसकी कितनी 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि 5 सेंटीमीटर ही गहराई है, अर्थात थोड़ी सी उठी हुई प्रतीत होती है। ये किस कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये संभव हो पाता है, ठीक है। या फिर कभी कभी आप देखना, जब पानी से भरे ग्लास में या फिर पानी से भरे क्या बोलते हैं बाल्टी में जब आप सिक्का डालते हैं, ठीक है, क्या डाल देते हैं, सिक्का डाल देते हैं, तो 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का डालेंगे तो वो क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा ऊपर हो। वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसका भी कुछ क्या है, नियम है। वो क्या है, उसके पीछे हम लोग देख लेते हैं। 2 मिनट दोस्तों।
वो जो आप लोगों को अभी मैं सिक्के वाले एग्जांपल बता रहा था, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि देखिए कि सबसे पहले मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि ये खाली बर्तन है जिसमें हम लोगों ने एक सिक्का डाला है। ठीक है, ये पारदर्शी ठीक है, इसमें सिक्का डाला है, इसमें क्या हो रहा है, पानी की यहाँ पे पानी जा रहा है। ठीक, सॉरी पानी बोलता हूँ, यहाँ से हम लोग प्रकाश की किरण जा रही है, हम लोग यहाँ से सिक्के को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब क्या करते हैं कि इस बीकर में या फिर इस बर्तन में हम लोग पानी भर देते हैं। तो पानी भरते हैं तो जो सिक्का यहाँ है, ये इसकी वास्तविक गहराई कहाँ है सिक्के की, यहाँ पे है, लेकिन ये हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा नहीं होता है तो आप लोग अपने घर में भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं, आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का इसमें अपवर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब पानी में अपन प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, पानी से जब प्रकाश गुजरता है तो वो क्या है, निकल जाता है, पार हो जाता है, गुजर जाता है, रुकता तो है नहीं, परावर्तित नहीं होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अपवर्तन। आगे देखते हैं, इसकी जो मेन चीज़ है कि तो दोस्तों प्रकाश की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी अर्थात बोलने का मतलब गुणधर्म होता है। वो क्या गुणधर्म होता है कि जब प्रकाश जो होता है, प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है, हम सभी को पता है। ठीक है, सीधी रेखा में क्या करता है, प्रकाश गमन करता है। लेकिन जब किसी बर्तन में या फिर किसी माध्यम में, मैं एक माध्यम ले लेता हूँ, किसी एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। जब किसी कोण से या फिर किसी एंगल से प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपनी जो सीधी रेखा की गति रहती है, सीधी रेखा में जो वो ट्रैवल करते रहता है, वो क्या कर देता है, अपने चेंज कर देता है और अपनी पाथ को, अपने रास्ते को बदल देता है। वो किसी दूसरे माध्यम मतलब दूसरे रास्ते से यात्रा करना शुरू कर देता है। क्या होता है, प्रकाश जब किसी एक माध्यम से जाता है दूसरे माध्यम में तो वो क्या करता है, विचलित हो जाता है। इसको मैं अगर साइंस की लैंग्वेज में बोलूं तो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को एक पढ़ के सुना देता हूं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसी घटना को क्या कह देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जब माध्यम उसका चेंज हो जाता है, माध्यम उसका क्या हो जाता है, बदल जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था अपवर्तन, क्या बताया था मैंने, अपवर्तन ये बताया था कि यहाँ से जब पूरी प्रकाश यहाँ से निकल जाता है, प्रकाश वहाँ से निकल जाता है, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, उसको मैंने आप लोगों को अभी नॉर्मल लैंग्वेज में बताया था। अब ये क्या हो गया, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब सबसे जो पहली चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ कि वो जब अपने पथ से विचलित होता है तो किस तरफ विचलित होगा ये आप लोगों को पता होना अनिवार्य है। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे ये बर्तन है मेरा, यहाँ पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, प्रकाश यहाँ से आया, प्रकाश ये आ गया। ठीक है, अब जब इस बर्तन से प्रकाश निकलेगा तो वो इस साइड जाएगा कि इस साइड जाएगा, अर्थात वो किस तरफ जाएगा ये भी तो पता होना ज़रूरी है ना। तो वही चीज़ है कि ये कैसे जाता है, क्यों जाता है, इस चीज़ को हम लोग देखने के लिए क्या पढ़ते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अब इसमें एक स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। अपवर्तित किरण विरल से सघन माध्यम में जाते समय अभिलंब से मुड़ जाती है। विरल से सघन माध्यम में जाते हुए क्या होती है, अभिलंब से मुड़ जाती है। कल आप लोगों को बताया था मैंने, अभिलंब क्या होता है, जब कोई लाइन किसी एक सतह से 90 डिग्री का कोण बनाती है, क्या होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि ये कोई मेरा बर्तन है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, या फिर सघन इसको कांच बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, कांच बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया, कांच मतलब क्या हो गया, मेरा सघन माध्यम हो गया, और बाहर क्या है, वायु है, तो वो क्या हो गया, मेरा विरल माध्यम हो गया। ठीक है, ये सतह है, सतह के जो परपेंडिकुलर या फिर मतलब लंबवत एक लाइन खींच देता हूँ, ये मेरा क्या हो गया, अभिलंब। अर्थात ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, डैश डैश वाली लाइन, ये मेरी क्या हो गई, अभिलंब हो गया। अब प्रकाश जब यहाँ से आता है, ये एक प्रकाश आ रहा है, ठीक है, प्रकाश
आ रहा है तो ये कौन से माध्यम से आ रहा है, विरल माध्यम से आ रहा है। अब नीचे ये जो है ये क्या है, कांच है, तो ये किस में माध्यम में प्रवेश करेगा, सघन माध्यम में प्रवेश करेगा। और जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करता है ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात ये अपने पथ से विचलित होकर क्या होती है, अभिलंब के साइड आ जाती है। ये इसका अभिलंब था, इसके साइड में आ गया, अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। ये इधर नहीं जाती, ठीक है, ये ऐसे नहीं जाती, ये इधर नहीं जाती है, ये क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात यहाँ से एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, प्रकाश अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। अब जब इसी को हम लोग सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सघन माध्यम से, मैं आप लोगों को और जूम करके इस चीज़ को दिखा देता हूँ कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, अब ये कांच था, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आई, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, जब विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है, और जब विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक, आगे देखते हैं।